हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 47 को। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ेंगे वो प्ले लिस्ट में आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा पीछे का, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें कि हिंदी, जीके, जीएस व मैथ के प्रश्न का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो यहाँ से 40 से जो आपका प्रैक्टिस सेट चालू हुआ है, सारा आपका पूछने लायक प्रश्न है, ठीक है। तो सब आपको जो है सभी को अटेम्प्ट करना है और आपको जो है तैयार करते रहना। चलिए एक नंबर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? बताइए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये सूरत में किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर डेट पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम अपनी जो है कारखाना ये कहाँ पर स्थापित किया था, तो ये किया था सूरत में। और कब किया था? तो 1608 में किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर में पूछा रहे कि महात्मा गांधी निम्न में से किसके संपादक थे? तो बताइए कि महात्मा गांधी निम्न में से किसके संपादक थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये यंग इंडिया के संपादक थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट चेक। और ये आपको याद रखना है कि यंग इंडिया नामक जो पत्रिका के संपादक, अगर पूछा जाए कि यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपके महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर में पूछा रहा है कि लंदन में आयोजित निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन के सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिए थे? तो बताइए कि किस सत्र करने का मतलब है कि किस वर्ष में लिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। तो बताइए कि ये कब लिया गया था? तो ये लिया गया था 17 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। तो ऑप्शन ए बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर पूछा रहा है कि निम्न में से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में शुरू हुआ था। अगर वही हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध जो ये आपका कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1 सितंबर 1939 को हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें कितने देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था, तो इसमें 61 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। और ये कब कितने दिन तक चला था? तो ये 6 वर्ष तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो इतने फैक्ट आपको इनसे याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी तिथि आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है? तो बताइए कि कौन सी तिथि आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये 15 अगस्त 1947 को माना जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त 1947 को आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो बताइए कि राज्य हड़प नीति जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये लाल डलहौजी के शासनकाल में लाल डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये सभी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं कि पानी का जो घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिक होता है। सबसे अधिक की अगर हम बात करें पानी का जो घनत्व होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, तो 4 डिग्री पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पानी है और अगर मान लेते हैं कि वो बर्फ है, पानी है और आपका बर्फ है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? सबसे ज़्यादा घनत्व पानी का होगा, क्योंकि बर्फ जो है ये जमने के बाद क्या होता है कि इसके बीच में रिक्त स्थान आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा कह रहा है अधिकतम घनत्व किसका होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है, तो ऑप्शन सेल्सियस पर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में बताना है। यहाँ पर 8 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता निम्न में से किससे डालकर दूर की जाती है? तो पानी में जो है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम जो है और कैल्शियम के पाए जाने के कारण से पानी में क्या होता है कि अस्थायी कठोरता बन जाती है। तो उसको दूर करने के लिए इसमें किस प्रकार का सोडा को या किस प्रकार के रसायन को मिलाया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें वॉशिंग सोडा को मिलाया जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम सोडियम इसका अगर बात करें, वॉशिंग सोडा का अगर बात करें तो जिसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, अगर वो इसका सूत्र की बात करें तो Na2CO3 हो जाएगा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। एक होता है Na2HCO3 होता है, जिसको कि हम खाने वाला सोडियम यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसको धोने का सोडा भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो बताइए कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि चांदी जो होते हैं ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है?
तो बताइए कि लोहे का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा, इस्पात लोहा है या फिर आपका ढलवा लोहा है, या कच्चा लोहा या पिटवा लोहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि लोहे का शुद्धतम जो रूप है ये आपका कौन सा हो जाएगा, यदि कच्चा लोहा हो जाएगा तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 11 में, पीतल हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। तो बताइए कि पीतल जो हवा में, खुली हवा में रख देने से किस कारण से बदरंग हो जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो ऑक्सीजन से हो जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बदरंग हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 12 नंबर में बताना है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है। तो बताइए कि ठोस से सीधे वाष्प में, तो ये जो पिछली बार मैंने बताया था आपको कि ठोस से अगर कोई भी पदार्थ, जैसे कि आपका कपूर हो गया, ठीक है, तो कपूर क्या होता है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन द्रव में परिवर्तित। कपूर में आप यह आग लगा दीजिए तो ये क्या होता है कि इसको द्रव अवस्था में पहले जाना होता है, लेकिन ये द्रव अवस्था में नहीं जाता है, लेकिन ये क्या होता है सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और उसको जब हम कंडेंसेशन इनकी संघनन करते हैं तो वो फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा जो होता है ये किस प्रकार में, ये ऐसा जो प्रक्रिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 नंबर में बताना है कि 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो बताइए कि 1 माइक्रोन जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये 0.001 mm के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। इसी को ऐसे भी लिखा रहेगा, 1/1000 लिखा रहेगा, mm होता है, ठीक है। तो इसी को जो है यहाँ पर डिवाइड करके लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 14 नंबर में पूछा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जी ये काफी महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। और आज का सेट कैसा लगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। जो पूछने का लेवल है उसी लेवल से आपको यहाँ पर तैयारी करना है, और लेकिन उसी लेवल से नहीं, बहुत आपको जो है लेवल तक भी हम ले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है 14 नंबर में पूछा जा रहा है, बार किसकी इकाई है। तो बार की अगर हम बात करें ये वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है वायुमंडलीय दबाव की अगर हम बात करें किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर 15 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है कि ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है। तो बताइए कि ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 16 नंबर, क्यों एक नेत्र, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्यों एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है। तो बताइए कि एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से अच्छी दृष्टि हमें क्यों मिलती है। अगर हम मान लेते हैं कि एक आंख को अब अगर अपने नेत्र को अगर ढक लेते हैं तो दूसरा आंख से क्या होता है कि थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक नेत्र की वजह से दोनों नेत्र से जब हम देखते हैं तो हमें अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसलिए होता है ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों और समरूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 यानी कि त्रिआयामी या त्रिविमीय दृष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए जो है एक आंख की तुलना में यानी दोनों आंख में देखने से क्या होता है, दोनों आंख से देखने से क्या होता है कि हमें अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर बताना है कि वर्तमान भारत के रचयिता कौन है। तो बताइए कि वर्तमान भारत के रचयिता कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि उसके ये जो किसके पूर्व सभ्यता के कारण मानी जाती है, तो ये कला के लिए माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 19 में भारत में जैन धर्म किसके शासन काल में फैला था। तो बताइए कि भारत में जैन धर्म जो ये किसके शासन काल में फैला था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत में जैन धर्म फैला था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 20 नंबर में पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है दोनों ही मोक्ष के लिए कठोर एवं तप एवं सादगी को अनिवार्य बताता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर में पूछा रहा है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी और ललितागिरी एवं उदयगिरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कि रत्नागिरी बौद्ध स्थल है, रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी जो निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना था। ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जो है महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि बौद्ध स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर में पूछा रहा है कि प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के
सिद्धांत को तैयार किया था? तो बताइए कि ये किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप में राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया था, किसने किया था? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में पूछा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया गया था। तो बताइए कि ये जो है मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया गया था, ये जो है कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि राज को जो संगठित किया गया था ये जो कब किया गया, किसके शासनकाल के? तो यानी मुगल सम्राट के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के दौरान जो संगठित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये चूड़ामन किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि मुगल सम्राट के दौरान राज पतन के दौरान जो है जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया जाता है। तो चूड़ामन, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 24 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तो बताइए कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना साहिब में हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था और ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और इसकी जन्म की अगर हम बात करें तो ये पटना साहिब में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 25 नंबर में पूछा है कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत निम्न में से किस युद्ध से की जा सकती है? तो बताइए कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत निम्न में से किस युद्ध से की जा सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना कि अंग्रेजों की जो शुरुआत हुआ था ये किस युद्ध से हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये बक्सर युद्ध से हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 26 नंबर में बताना है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जब लोकसभा में अनुपस्थित रहते हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि स्वाधीन भारत के राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए कि स्वाधीन भारत के प्रथम महिला राज्यपाल ये कौन थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये सरोजनी नायडू हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 28 नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? बताइए कि नूरजहां जो थी ये किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जहांगीर का था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 29 नंबर तराइन का युद्ध डेढ़ वर्ष में लड़ा गया था। तो बताइए कि तराइन का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1191 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। और ये जो है प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी, ये जो था तराइन का जो युद्ध था ये प्रथम युद्ध था। और ये किसके बीच लड़ा गया था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और इसमें अगर जीत की अगर हम बात करें तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1191 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो बताइए किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो हुमायूं के मकबरा को हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 31 नंबर में बताना है कि सन 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई जो लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये बताइए कि किसके बीच लड़ी गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछ। तो ये जो है लोधी साम्राज्य और जो है ये अकबर के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और 1556 में जो ये लड़ी गई थी युद्ध, ये पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो इसमें किसकी जीत हुई थी, तो इसमें आपका बाबर का जीत हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें बाबर का जीत हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 32 नंबर में पूछा रहा है कि टीपू सुल्तान डेस अंगल मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे। तो बताइए कि टीपू सुल्तान ने किस अंग्ल मैसूर युद्ध में अपना प्राण त्यागे थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो चतुर्थ युद्ध में त्यागे थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि ये चतुर्थ युद्ध जो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1799 में। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 33 नंबर में बताना है कि रेलवे की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो बताइए कि रेलवे की जो मुख्य जो आय स्रोत है ये माल भाड़ा है, यात्री भाड़ा या खान पान है, ये इनमें से कोई नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो रेलवे की अगर मुख्य स्रोत की बात करें कि आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये आपका माल भाड़ा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये बताना है 34 नंबर में, निम्न में कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादन करता है। तो बताइए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य जो ऊनी वस्त्रों का सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है, जो ऊनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो पंजाब के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 35 नंबर में, 20 फरवरी 1947 आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि। इस तिथि के साथ निम्न में से कौन सी घटना हुई थी। तो बताइए कि बताना है आपको यहाँ पर कि 20 फरवरी 1947 आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि। इस तिथि के साथ निम्न में से कौन सी घटना जुड़ी हुई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाए। बताइए कौन सी घटना जुड़ी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की इच्छा की घोषणा किया था, इसलिए जो 20 फरवरी 1947 को आधुनिक भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि के साथ जो कौन सी घटना जुड़ी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 36 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत को आर्थिक घोषणा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए कि ये जो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 37 नंबर में, महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। तो बताइए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा संबोधित किया गया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब दिया गया था, तो 1942 में दिया गया था। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर बताना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। और इसकी जो स्थापना हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 39 नंबर में पूछा रहा है कि निम्न में से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया। तो बताइए किस राजपूत ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है सिसोदिया के द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 40 नंबर में बताना है औद्योगिक क्रांति कहाँ घटी थी। बताइए कि औद्योगिक क्रांति जो ये कहाँ पर घटित है, तो ये इंग्लैंड में घटा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या था, कच्चा माल एवं पूंजी की अधिकतम जो यहाँ पर उपलब्धता थी, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ था कि औद्योगिक क्रांति की घटनाएं यहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर में बताना कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की कोई वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी, यानी गति में कोई वस्तु है अगर वो घूर्णन कर रही है, उसका दूरी जो है वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है, तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी वृत्ताकार है या तो कोई भी आप वस्तु को हाथ में लेकर उसमें धागा बांध करके आप अगर घुरा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पर चलना प्रारंभ करती है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर वो चलना प्रारंभ करती है और पुनः इसी यहाँ पर आकर के वो क्या होता है कि रुक जाती है, तो उसका जो डिस्टेंस जो वो कवर करती है वो जीरो हो जाती है। कोई भी वस्तु अगर पूर्व अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और वहां पर आके अगर वो फिर क्या होता है कि रुक जाती है, तो रुक जाने के बाद क्या होता है कि उसके द्वारा जो तय किया गया दूरी होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, फिजिक्स के अनुसार ये जीरो हो जाता है। तो वही आपको यहाँ पर पूछा रहा है कि उसका जो है गति, उसको जो उस गति को डैश कहा जाता है, तो इसको कक्षीय गति कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कक्षीय गति में ही ऐसा होता है कि उसका जो दूरी ये कवर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 42 में 1 नैनोमीटर डैश के तुल्य होता है। तो बताइए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका 10⁻⁻9 होता है, 10⁻�9 होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 43 नंबर में पूछा रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है, तो जमीन के टकराव के बाद उसका वेग क्या होगा। तो आपको यहाँ पर v बराबर निकालना, तो v बराबर आप कर दीजिए u प्लस gt कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो ये जो होता है ये आपका प्रारंभिक वेग होता है u। तो u जो प्रारंभिक वेग होगा जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करेगा, तो u जो होगा उसका प्रारंभिक वेग ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद g का जो मान होता है ये 9.1 होता है और t का मान आपको यहाँ पर दिया वो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड कर दिए। और उसके बाद
आपको निकालना है v बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग का वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। 9.8 देखिए किसमें दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 44 नंबर में बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है। तो बताइए कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। बताइए अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब होता है तूफान। और बैरोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, तो वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। तो वायुमंडल के जब दबाव को मापा जाता है तो वायुमंडल में जैसे ही तूफान के कारण से दबाव आता है तो बैरोमीटर क्या करता है कि उसका रीडिंग नीचे गिर जाता है, जिसके कारण हमें सूचना प्राप्त हो जाता है कि तूफान की समस्याएं होने वाली। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 45 नंबर में पूछा जा रहा है कि भौतिक मात्रा एंट्रोपी इकाई है। तो बताइए कि भौतिक मात्रा जो है ये किसकी इकाई है, तो ये जूल प्रति केल्विन की इकाई होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। और उष्मा गतिकी जब आप पढ़ेंगे तो उष्मा गतिकी में कि एंट्रोपी क्या है कि एक जो ये भौतिक राशि है जिसका कि मान जो है सीधे नहीं मापा जाता है, गणना के द्वारा इसका मान निकाला जाता है, जिसमें कि हम जूल प्रति केल्विन में इसका ऐसा यूनिट लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 46 नंबर में कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि कोई सज्जन, अगर आपको सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए अगर निश्चित अगर यहाँ पर कोई नहीं लिखा रहता तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, अग्निवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा, पुरुषवाचक ये गलत हो जाएगा। कोई सज्जन आपको बुला रहा है तो या तो ये स्त्री के बारे में कहा जा रहा होगा या तो फिर पुरुष के बारे में कहा जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक ये भी गलत हो जाएगा, प्रश्न यहाँ पर जब प्रश्न के बारे में या कुछ कहा ही नहीं जा रहा, तो यहाँ पर निश्चयवाचक होगा या तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर कोई सज्जन के बारे में अगर यहाँ पर कह दे आपसे या कुछ के बारे में कह दे तो ये जो है अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 47 नंबर में बताने कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो बताइए कि तो रोमन लिपि की अगर हम बात करें तो ये फ्रेंच के लिए होता है, जर्मन के लिए होता है, स्पेनिश के लिए होता है, लेकिन ये जो कुल्लई भाषा के लिए इसका प्रयोग रोमन लिपि का नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 48 नंबर में बताना है इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें देखिए शुक्ल का जो है ये कुछ होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट है, लेकिन कौन सा उचित जोड़ी नहीं है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है बर्गर का जो सभ्य होता है और ये औगी का विज्ञ होता है, लेकिन ये अपाच जो है अपाच का ये पाच्य होता है। ठीक है अपाच का अगर हम बात करें अपाच का ये जो होता है ये आपका पाच्य होता है। ठीक है तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये आपका कुपाच नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये जो है यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ये उचित जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 49 नंबर में पूछा रहा है कि ध्वंस शब्द का विलोम क्या है। तो ध्वंस का मतलब क्या करेंगे, विध्वंस मानते हैं, जो कि गलत है। ध्वंस का जो अगर हम बात करें ध्वंस मतलब क्या होता है कि नष्ट कर देना, यानी कि ध्वंस कर देना मतलब खत्म कर देना। तो ध्वंस का क्या हो जाएगा, आपका निर्माण हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ये अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि ध्वंस का जो आपका ये विलोम हो जाएगा आपका विध्वंस। ठीक है सॉरी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मारना है 50 नंबर में कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीप अस्त वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर बता दो। इसको संधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आज इतने ही प्रश्न लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आप यहाँ से हमारे जो है हमारे कंटेंट को आप पढ़ सके आसानी तरीका। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आपको जो है शेयर करते रहना है। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।